आयरन एनी कार्बोनाइल भी कहते हैं, ENNEA। एनी का मतलब होता है 9, या 9 को ग्रीक लैंग्वेज में नोना भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम होता है डाई आयरन नोना कार्बोनाइल, या इसका जो फार्मूला है वो है Fe2CO9। तो अगर एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाए, डाई आयरन एनी कार्बोनाइल के नाम से आ जाए या डाई आयरन नोना कार्बोनाइल के नाम से आ जाए, उससे मुराद यही Fe2CO9। तो इसकी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मेथड है, इसे हम कहते हैं कि बाई एक्शन ऑफ UV light on iron pentacarbonyl in glacial acetic acid। पहली बात तो यह है कि एसिड क्या होता है। जैसे आपको पता है ग्लेशियर जो है ये ग्लेशियर से निकला है, इसका मतलब होता है स्नो या आइस, बर्फ जिसे हम कहते हैं, जो पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है उसको हम स्नो कहते हैं, या ग्ले जो उसके पहाड़ बनते हैं जब वो पाइल अप होती है तो उसको हम कहते हैं ये ग्लेशियर होता है। तो जो प्योर एसिटिक एसिड होता है ना, अगर आप इसको देखें बॉटल के अंदर तो आप इसकी अपीयरेंस इस तरह से होती है जिस तरह के बर्फ की क्रिस्टल्स की होती है, अपीयरेंस इस तरह की होती है। जो प्योर एसिटिक एसिड होता है इसकी अपीयरेंस बिल्कुल ऐसे ही होती है जिस तरह से बर्फ की क्रिस्टल की अपीयरेंस होती है। लिहाजा इसको हम कहते हैं ये एसिटिक एसिड। और एक और चीज आपको बता दूं कि अक्सर ये इंटरव्यू में या कहीं वाइवा में पूछा जाता है कि प्योर एसिटिक एसिड की नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी कितनी है। तो प्योर एसिटिक एसिड जो होता है ना, इसकी मोलैरिटी 17 मोलर है और इसकी नॉर्मेलिटी भी 17 मोलर होती है, 17। इसी तरह से जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है इसकी मोलैरिटी 16 मोलर और नॉर्मेलिटी भी 16 नॉर्मल होता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है प्योर, इसकी मोलैरिटी होती है 18 मोलर और इसकी नॉर्मेलिटी होती है 36। से पूछा जाता है कि लैब में जो आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं वो कितने मोलर होता है या कितने नॉर्मल होता है। तो जब भी आपने किसी एसिड की आपको मोलैरिटी पता है तो आपने उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है तो उसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिसिटी से मुराद है कि उसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो क्योंकि इसकी मोलैरिटी जो है वो 18 मोलर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 नॉर्मल बनता है। या अगर आपको किसी एसिड की नॉर्मेलिटी बताई गई है, आपको कहा जाता है कि इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करें तो आपने उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देना। तो इसके बाद जो है इसकी जो प्रेपरेशन है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि हम शायद आयरन पेंटाकार्बोनाइल लेते हैं, उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं जो कि प्योर एसिटिक एसिड होता है, और उसके बाद इसको हम अंडर यूवी लाइट रखते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज होती है ना, यहाँ पर 200 से लेके 380 नैनोमीटर होती है। यूवी लाइट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है
इसकी जो वेवलेंथ होती है ये 200 से लेके 380 नैनोमीटर के होती है। आपको ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। और यूवी लाइट जो होती है ना, ये आंखों के लिए बड़ी डेंजरस होती है। तो जब भी आपने ये यूवी लाइट का एक्सपेरिमेंट करना होता है, उसके लिए बाकायदा बॉक्स बना होता है लकड़ी का, उसके अंदर ही आप ऑपरेटर सेट करते हैं, उसमें यूवी लैंप रखा होता है और उसके ऊपर ब्लैक कपड़ा डाल देते हैं ताकि रेडिएशन बाहर ना आए, वरना ये जब आंख के रेटिना पर पड़ती है ना, तो ये उसको डैमेज कर देती है। आंख की जो बिनाई होती है वो पूरी तरह मुतासर होती है। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचना चाहिए। इसीलिए ये कहते हैं ना, ये जो सूरज ग्रहण होता है, जब ये लगता है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मैक्सिमम निकल रही होती है। इसलिए उसको जो है ना, वो हम सिंपल आंखों से नहीं देख सकते, इनके नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हम जो है ना गूगल्स यूज करने पड़ते हैं या एक्सरे यूज करते हैं। इसी तरह से ये जो की वेल्डिंग होती है, इसकी वेल्डिंग जब होती है तो इस दौरान भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रही होती है। तो इसलिए उन्होंने वो गॉगल पहने होते हैं या आगे वो शीट लगाई होती है। उसमें आप पढ़ेंगे कि उसमें लैंथेनाइड के ना ऑक्साइड अलग हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का द्वार लेते हैं, वो आंखों तक नहीं पहुंचने देते ना। तो इस वजह से वो आंखें सेव रहती हैं। तो जब आप यूवी लाइट डालेंगे आयरन पेंटाकार्बोनाइल को स्टिक एसिड में डिसॉल्व करके, तो आपको डाई आयरन कार्बोनाइल मिलेगा प्लस एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है ये मिलेगा। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन है। इसके बाद इसमें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इनमें नंबर 1 ये है कि डाई आयरन एनी कार्बोनाइल जो है, इट एग्जिस्ट एज गोल्डन क्रिस्टल। इसकी गोल्डन क्रिस्टल होती हैं। इट डिकम्पोजेज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डिकम्पोज हो जाता है। इट इज insoluble in water but soluble in ether, benzene, toluene, alcohol, etc. या इसके साथ आपने THF भी ऐड कर देना, क्योंकि THF के अंदर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के अंदर तमाम मेटल कार्बोनाइड होते हैं, ये soluble होते हैं। नंबर 5 ये है कि इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी इसके अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, लिहाजा ये डायमैग्नेटिक इन नेचर। नंबर 6 ये है कि इट फॉर्म ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, कि इसकी जो क्रिस्टल बनती है वो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल होती है। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल वो होती है जिनमें किसी भी क्रिस्टल के जो 3 फेस होते हैं, ए, बी और सी, ये तीनों अगर डिफरेंट लेंथ के हों तो इसे हम कहते हैं ये ट्राइक्लिनिक। और इसके साथ साथ इनके दरमियान जो एंगल होता है, अल्फा, बीटा और गामा एंगल, ये भी आपस में अनइक्वल होते हैं। 90 से बड़े होते हैं, 120 से तीनों एंगल छोटे होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, लेकिन तीनों आपस में बराबर नहीं होते। तो ये जो शेप बनती है ना, इसको हम कहते हैं ये ट्राइक्लिनिक। इसके बाद जो है ये आ जाती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जो प्रॉपर्टी है वो है इफेक्ट ऑफ हीट, कि जब आप इसको 50 डिग्री तक हीट करते हैं तो ये पॉलीमराइज आपको मिलता है Fe3CO12। इसका नाम होता है ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल। ट्राई आयरन डोडेका, यानी कि डोडेका मीन 12, कि जिसमें 3 आयरन होते हैं, 12 कार्बोनाइल होते हैं और 7 कार्बन मोनोऑक्साइड लगी होती है। तो ये ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल जो है, इसकी केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो ये भी आज इंशाल्लाह ये भी हम शुरू करेंगे। इसी तरह से ये अगर आप डाई आयरन एनी कार्बोनाइल को 100 डिग्री पे हीट करें तो ये एक तो हमें ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल मिलेगा प्लस आयरन पेंटाकार्बोनाइल मिलेगा और एक मॉलिक्यूल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का।
इसमें चूंकि इसके 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं और ऊपर वाले में 3 मॉलिक्यूल हिस्सा लिए थे, तो वो 2 मॉलिक्यूल ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल के बने। नंबर 2 जो है वो है रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड NO। मैंने बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड को हम नाइट्रोसाइल ग्रुप भी कहते हैं। ये भी एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, और पाई एक्सेप्टर ये जो लिगेंड है इसको हम कहते हैं ये नाइट्रोसाइल होता है। ठीक है, नाइट्रोसाइल जो होता है ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे भी एक्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे भी एक्ट करता है, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे भी एक्ट करता है। तो इनकी जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप इसकी बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो अगर आप डाई आयरन एनी कार्बोनाइल लेते हैं, इसको ईथर में डिसॉल्व करते हैं, उसमें आप नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पास करते हैं 75 से 100 डिग्री टेम्परेचर पर, तो आपको इसे हम कहते हैं ये मेटल कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल होते हैं, क्योंकि जिसमें मेटल के साथ कार्बोनाइल ग्रुप भी अटैच होते हैं और नाइट्रोसाइल ग्रुप भी अटैच होते हैं। इनकी केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में शामिल है, और उसमें आप ये इसकी भी पढ़ेंगे, खास तौर पे जो इसका नाम होगा आयरन डाई कार्बोनाइल डाई नाइट्रोसाइल, आयरन डाई कार्बोनाइल डाई नाइट्रोसाइल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, प्लस इसमें आयरन पेंटा कार्बोनाइल बनेगा, और साथ ही ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल भी बनेगा। यानी कि इसमें ये 4 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बनेंगे, जबकि इसमें 3 मॉलिक्यूल Fe2CO9 के हिस्सा लेंगे और 4 मॉलिक्यूल जब नाइट्रिक ऑक्साइड के हिस्सा। चौथा जो इसका केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद आर्थोफिनेंथ्रोलीन। आपको पता है आर्थोफिनेंथ्रोलीन जो है ना, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। आपने पढ़ा था कि इसमें 3 बेंजीन रिंग होते हैं, लेकिन 1 पोजीशन पर और 10th पोजीशन पर 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं जिन पर लोन पेयर होते हैं, जहां से ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसको हम आर्थोफिनेंथ्रोलीन भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है 1,10 फिनेंथ्रोलीन भी कहते हैं। ये बाइडेंटेट लिगेंड यानी कि 2 पेयर एट ए टाइम मेटल को डोनेट करता है। तो जब हम आयरन डाई आयरन एनी कार्बोनाइल को आर्थोफिनेंथ्रोलीन के साथ मिक्स करेंगे, इसमें हम सॉल्वेंट यूज करेंगे, या तो बेंजीन लेंगे, ये C6H6 बेंजीन है, या एसीटोन लेंगे, एसीटोन लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई एक लेंगे, 80 डिग्री पे हीट करेंगे, तो ये हमें एक कॉम्प्लेक्स साल्ट मिलेगा, जिसमें ये आयरन है, इसके साथ 3 मॉलिक्यूल जो है ना ये आर्थोफिनेंथ्रोलीन के, और इसके ऊपर +2 चार्ज यहाँ पे होगा, यहाँ पर जो है ना ये +2 चार्ज होगा इस ब्रैकेट के ऊपर, और ये है Fe2CO8 है, ये Fe2CO8, इसके ऊपर -2 चार्ज है, यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज। तो इस तरीके से ये एक साल्ट लाइक का कॉम्प्लेक्स बनेगा। नंबर 4 जो है वो है एक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स, के अल्कली मेटल्स का इनके साथ क्या रिएक्शन होता है। तो आपने पढ़ा था कि अल्कली मेटल्स को जब हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, तो ये अल्कली मेटल जो है ये वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को अमोनिया के मॉलिक्यूल घेरे में ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो आम ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट है, इससे ये रेड कलर की लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और ब्लू कलर की लाइट को अमिट करते हैं।
वजह से ये हमें एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है किसी भी मेटल को या लैंथेनाइड मेटल को अगर आप लिक्विड अमोनिया में करते हैं। तो ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इस सोल्यूशन के अंदर अगर आप कोई भी चीज ऐड करेंगे तो वो ये जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उसमें ऐड करके उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये Fe2CO9 को जब हम लिक्विड अमोनिया सोडियम मेटल का सोल्यूशन है उसमें ऐड करेंगे तो ये सोडियम यहाँ पे 0 वैलेंस स्टेट में है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आयरन को दे देगा। तो आयरन जो है अब ये डाइमर जो है ना ये टूट जाता है तो ये बन जाता है FeCO4, इसके ऊपर -1 चार्ज है और बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको सॉरी देगा तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। तो ये FeCO4 के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। क्योंकि एक सोडियम पे +1 होता है तो 2 सोडियम फिर इधर बाहर आते हैं तो इसका नाम होता है सोडियम टेट्राकार्बोनाइल फिरेट और छोटी ब्रैकेट लेटर में हम लिखते हैं क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ा होगा कि किसी भी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो छोटी ब्रैकेट के अंदर हम रोमन न्यूमरल में लिखते हैं और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम नहीं डालते ब्रैकेट के अंदर, लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर डालना पड़ता है। तो इसमें चूंकि आयरन पर -2 चार्ज है इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव और 2 रोमन में यानी कि 2 जो है ना वो कैपिटल I जिस तरह लिखते हैं वो लिखते हैं। तो ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद आ जाता है इसका स्ट्रक्चर। इसका जब स्ट्रक्चर स्टडी किया गया तो पता चला चूंकि इसमें 2 आयरन एटम है और 9 कार्बोनाइल। अब 9 कार्बोनाइल में ये पता चला कि इसमें 6 जो कार्बोनाइल है ना वो टर्मिनल कार्बोनाइल है। अब उन 6 टर्मिनल कार्बोनाइल में से जो 4 टर्मिनल कार्बोनाइल है वो स्ट्रक्चर A वाले हैं और 2 टर्मिनल कार्बोनाइल हैं जो स्ट्रक्चर B वाले हैं और इसके अंदर 3 जो है वो ब्रिजिंग कार्बोनाइल है। यानी ये हमें एक्सरे से भी पता चलता है और जब हम इसका IR लेते हैं या दूसरे इसके टेक्निक से स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि Fe2CO9 में एक तो दोनों आयरन के दरमियान मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड होता है। फिर ये है कि इसमें टोटल 9 कार्बोनाइल हैं जिनमें 6 टर्मिनल हैं और 3 ब्रिजिंग कार्बोनाइल है और जो 6 टर्मिनल कार्बोनाइल है उनमें 4 टर्मिनल कार्बोनाइल स्ट्रक्चर A वाले हैं और 2 टर्मिनल कार्बोनाइल स्ट्रक्चर B वाले हैं। तो जब हम इसका एक्सरे लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हर आयरन के साथ जो स्ट्रक्चर A वाले टर्मिनल कार्बोनाइल है वो 2 अटैच होते हैं और एक जो होता है वो स्ट्रक्चर B वाला टर्मिनल कार्बोनाइल है। अब हमने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है कि ये आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 26 होता है। 26 का मतलब ये होता है कि 20 से ज्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना वो सब के सब रहेंगे 3D ऑर्बिटल में, क्योंकि 4s2 तक 20 होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना क्योंकि 26 एटॉमिक नंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में आते हैं। एक पेयर होता है और 4 जो होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन। और चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इन इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर सकता है। अब हमने देखना है, पहले तो हमने स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद फिर हमने देखना है कि कितने पेयर बनेंगे और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखा गया कि आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में
6 ये है और 2 ये 8 है। अब इसमें 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये पेयर अप कर जाते हैं, ये वाले, ये 3D में 4 इलेक्ट्रॉन ये पेयर अप कर जाते हैं, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सिंगल रह जाते हैं। तो अब सिंगल एक इसमें है, एक इसमें, और एक इसमें, और एक इसमें, ये वाला। अब इसके अंदर जो है ये एक डी ऑर्बिटल ये मुकम्मल वेकेंट है, ये आखिरी जो 2 पी ऑर्बिटल है ये भी मुकम्मल वेकेंट है, जबकि ये 2 डी ऑर्बिटल है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक 4s में इलेक्ट्रॉन है, एक 4p में इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएंगे, ये आप किसी में लिख सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, आप किसी 4 ऑर्बिटल के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि तो तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है। तो मैंने एक इसमें लिख दिया है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो वैसे बेहतर होता है कि अगर यहाँ पे एक आयरन और बना के ना, तो उसकी बाकायदा यहाँ पे ना एक इसी तरह बॉक्स डायग्राम बनती, उसमें ये 5 खाने बनते, उसमें आप बताते कि ये 2 पेयर है, ये वाला खाली ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें और एक इसमें, और ये 2 खाली। तो ये आप खुद बना लें, ये आपके जब आप आएंगे उसमें। अब देखा गया कि सबसे पहले दोनों जो आयरन एटम है इनमें कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होना चाहिए। तो इसी तरह 2 पेयर इसमें थे, 2 पेयर इसमें, ये ऑर्बिटल इसका भी खाली है, ये ऑर्बिटल इसका भी। अब 1 2 3 4 इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, और ये 2 खाली ऑर्बिटल है, ये भी। तो इसमें D3sp3 हाइब्रिड है, दोनों आयरन के अंदर D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें हमने जैसे पढ़ा था कि हर आयरन के साथ 2 टर्मिनल कार्बोनाइल है जो स्ट्रक्चर ए वाले हैं, और एक स्ट्रक्चर बी वाला है। तो क्योंकि जो टर्मिनल कार्बोनाइल होता है वो पूरा पेयर डोनेट करता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ए वाले जो कार्बोनाइल है वो इसको थ्रू सिग्मा बॉन्ड ये 2 पेयर देंगे, तो ये 2 मेटल कार्बन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और इधर कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बोनाइल ए वाला है। इसी तरह ये 2 टर्मिनल कार्बोनाइल, ये 2 टर्मिनल कार्बोनाइल जो है ये इसको मेटल को ये पेयर देंगे। इसी तरह से ये एक टर्मिनल कार्बोनाइल बी वाला ये इसको पेयर दे रहा है, और इसका जो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है वो इसके फील्ड डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके तो ये D5p5 बॉन्ड बना रहा है। ये स्ट्रक्चर बी वाला है, इसमें ये वाला मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला D5p5 बॉन्ड है। इसमें आप कार्बन ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर बी वाला कार्बोनाइल है, ये 2 स्ट्रक्चर। अब ये जो 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन थे दोनों एटम, सबसे पहले इनके ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, तो इनके दरमियान एक आयरन के दरमियान ये मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो ये इनके दरमियान आप देख रहे हैं नीचे कि ये इनके दरमियान ये आयरन मेटल डेल्टा बॉन्ड बना है, और इसकी बॉन्ड लेंथ होती है ये तकरीबन 2.46 एंगस्ट्रॉम है, या अगर आप इसको पिकोमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 246 पिकोमीटर। इसके साथ ये भी आपने देखा है कि ये 2 जो कार्बन है ये स्ट्रक्चर ए वाले टर्मिनल कार्बोनाइल है जिनमें कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ना ये टर्मिनल कार्बोनाइल है, ये स्ट्रक्चर बी वाला है, और इसके ऊपर आपने डॉटेड लाइन से ये सिग्मा बॉन्ड है, और आपने डॉटेड लाइन से यहाँ पर जो है ना
ये एक लाइन ड्रा कर देनी डॉटेड लाइन से, जो ये जाहिर करेगी कि इनके दरमियान ये वाला D5P5। इसी तरह से इसके साथ भी इस आयरन के साथ भी ये जो दो कार्बन आयल है ये स्ट्रक्चर ए वाले हैं, जिनमें कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है, और ये इनके दरमियान मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये वाला जो कार्बन आयल है, ये वाला टर्मिनल कार्बन आयल है स्ट्रक्चर बी वाला, इसमें ये मेटल कार्बन ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे आपने यहाँ पे लाइन लगा देनी डॉटेड लाइन, जो ये सुधार करेगी कि इनके दरमियान ये D5P5। अब हम देखते हैं ये ब्रिजिंग कार्बन आयल के बारे में, कि ब्रिजिंग में ये 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन, एक आयरन के पास, इसी तरह 3 इसके पास। जबकि जो ब्रिजिंग कार्बन आयल होता है ना, वो दोनों मेटल को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये ब्रिजिंग कार्बन आयल एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, ये जो क्रॉस वाला है, और एक इसको शेयर करेगा। एरो वाला जो है ये आयरन का अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पेयर अप हो जाएंगे, तो ये इनके दरमियान एक ब्रिज बना देंगे, एक पुल बना देंगे दोनों आयरन है। इसी तरह ये दूसरा ब्रिजिंग कार्बन आयल है, ये तीसरा ब्रिजिंग कार्बन आयल है। तो ये 3 ब्रिजिंग कार्बन आयल है, जो दोनों मेटल आयरन, जो दोनों मेटल एटम्स हैं, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो इनके दरमियान ब्रिज बना। तो इनको फिर हम इस तरह शो करते हैं कि ये दो जो होते हैं ना, ये ब्रिजिंग कार्बन आयल है, ये मोटी लाइन जब ड्रा करते हो इसका मतलब होता है ये बैक साइड पर है, इनके आउट ऑफ प्लेन है, बैक साइड पर। तो एक ये बैक साइड पे कार्बन आयल है, ये फ्रंट वाला है, और ये फ्रंट वाला है, ये कार्बन। तो ये 3 जो है ये ब्रिजिंग कार्बन है। ये है इसकी केमिस्ट्री और ये इसका स्ट्रक्चर। तो आज फिर इतना ही करेंगे, क्योंकि टाइम तो तकरीबन 1.5 मिनट रह गया। अगर कोई इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को इंशाल्लाह 11 बजे होगी, ठीक है, जो कमिंग मंडे है इसमें 11 बजे। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ। इसकी रिकॉर्डिंग अभी मैं शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसमें जो है NO के साथ 2 नहीं लगेगा 4 की जगह बैलेंस करने के लिए? नहीं, इधर NO2 है ना नीचे, तो 2 NO इधर है, तो इधर भी 2 है ना, ये वाला ये, तो yes, ये हाँ वो 4 हो जाएगी। यस सर, ठीक है। और बेटे कोई क्वेश्चन है तो? सर ये जो आपने डायग्राम समझाइए, ये जरा एक बार रिपीट कर दें। बेटे चले, टाइम अपना आधा मिनट रह गया। बस सिंपली ये है कि इसमें टोटल 9 कार्बन आयल ग्रुप है, जिनमें 6 टर्मिनल हैं और 3 ब्रिजिंग कार्बन आयल हैं। अब उन 6 में से 4 टर्मिनल स्ट्रक्चर ए वाले हैं और 2 स्ट्रक्चर बी वाले हैं, जबकि हर आयरन के साथ जो है वो 2 टर्मिनल कार्बन आयल स्ट्रक्चर ए वाले अटैच है और एक बी वाला अटैच है। ये 3 ब्रिजिंग कार्बन है। जो टर्मिनल कार्बन आयल होते हैं, ये क्योंकि पूरा पेयर देना होता है, इनके लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो ये भी खाली था, ये भी खाली था, ये भी खाली था, तो ये पेयर दिए। जबकि जो ब्रिजिंग है उनमें एक एक